जय हिंद। हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट अपन ने देखा था कि क्या मोलिकुलरिटी होती है, क्या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, क्या एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन को अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोलिकुलरिटी क्या होती है। ठीक है, देन उसके बाद अपने कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करी थी। तो आज की क्लास के अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, एक तो हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, देन उसके बाद अपन बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस वो होती हैं जिसके अंदर ऑर्डर कितना हो, वन हो। क्या बोला मैंने? ऐसी रिएक्शन जिसका ऑर्डर तो वन हो लेकिन मोलिकुलरिटी मोर देन वन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलने वाले हैं। सही बात है क्या? तो मैं बोल सकता हूँ रिएक्शन इन विच order is one but molecularity is more than one is called pseudo first order reaction। ठीक है, और pseudo जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है ना, एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन वो होती है जो सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या आती है जो मल्टी स्टेप के अंदर हो रही हो या मोर देन वन स्टेप के अंदर हो रही हो। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया था? मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन क्या बोला था? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अपन ने बोला था। ठीक है, तो जिस तरीके से मैंने बोला, जो जिसका ऑर्डर फर्स्ट वन हो और मोलिकुलरिटी क्या हो, मोर देन वन हो, तो उसको अपन क्या बोल देंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और एलिमेंट्री इन नेचर होता ही है। उसके बाद मैंने एक लिखा है यहाँ पे एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलिसिस अपन जब कराते हैं किसका? एस्टर का कराते हैं इन एसिडिक मीडियम, है ना। तो जब हमारे पास वाटर लेते हैं तो ये किसमें रहता है? एक्सिस के अंदर रहता है, और एक्सिस के अंदर है तो हमारे पास ये क्या बनाएगा? एस्टर एसिड बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। सही है, सबको एस्टर का फॉर्मूला पहले से पता है, एसिड का फॉर्मूला पता है और अल्कोहल का फॉर्मूला ही पता है। और नेचर इसका कैसा है? एलिमेंट्री इन नेचर है ना। एलिमेंट्री नेचर के अंदर होगा ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर इसका मैं रेट लो लिखना चाहूँ तो रेट लो कैसे लिखूंगा? आर इक्वल्स टू के CH3 COO C2H5, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? वाटर है। ठीक है, अब जो वाटर होता है ना, तो वाटर का कंसंट्रेशन हमारे पास क्या रहता है? थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। जैसे आपने पहले भी अगर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने वाटर का कंसंट्रेशन जब आपने कैलकुलेट करा होगा तो आया होगा 55.55। तो वाटर का कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या होता है? फिक्स रहता है। तो हमारे पास वाटर का कंसंट्रेशन अगर हमारे पास क्या हो गया? फिक्स हो गया, तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और हमारे पास ये के पहले से क्या था? कांस्टेंट था। तो इन दोनों कांस्टेंट को बना के मैं कोई नया कांस्टेंट लिख सकता हूँ क्या? इस वाले कांस्टेंट को इस वाले कांस्टेंट को हटा देता हूँ और एक नया कांस्टेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे के डैश बना देते हैं और के, और यहाँ S2, इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं अपन। ठीक है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर अभी आपको दिख रहा होगा कितना? 1 and 1 2 दिख रहा होगा, लेकिन अपन ने लिखा है यहाँ पे क्या? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो R इक्वल्स टू के डैश क्या लिखूंगा मैं? CH3 COO C2H5। इसका ऑर्डर कितना है? 1 बन गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट बन गया। ठीक, इसके अलावा मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर हमारे पास कितना है इस रिएक्शन का? 1 बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि मोलिकुलरिटी कितनी है, मोलिकुलरिटी, तो मोलिकुलरिटी यहाँ पे अपन को दिख रही है, यहाँ पे एक मोलिक्यूल तो एस्टर का है और एक मोलिक्यूल वाटर का है। ठीक है, तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी तो अपन इसको बोलेंगे बाय मोलिकुलर, क्योंकि 2 मोलिक्यूल ने यहाँ पे क्या करा है? पार्टिसिपेट करा है इस रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूँ? ये कौन सा टाइप का हो गया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये। सही है, जिसके अंदर ऑर्डर तो 1 हो गया लेकिन मोलिकुलरिटी 2 हो गया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल। इसके अलावा एक एग्जांपल और होता है, इसको अपन बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर का भी आप क्या करा दो? वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाता है। वहां पे भी हमारे पास क्या होगा? वाटर एक्सिस के अंदर होगा, तो उसको भी अपन क्या बोल देंगे? कांस्टेंट ले लेंगे। थ्रू आउट द रिएक्शन उसका क्या रहेगा? कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। तो वहां पे भी अपन एक एग्जांपल लिख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, जो आप अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, C12H22O11 हो जाएगा, प्लस वाटर हो जाएगा, इधर हो जाएगा C6H12O6, इधर भी C6H12O6, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बना देगा और एलिमेंट्री रिएक्शन का वो टाइप रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब स्टूडेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अपन बात करने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग ये होता है कि R के इक्वल हो जाएगा और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। सही है, क्या बोला मैंने? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने ये लिखा हुआ है, those reaction in which rate is independent of concentration of reactant is called zero order reaction. This reaction complex in nature, complex है तो मतलब यहाँ पे मल्टी स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होगा। इसके बाद मैंने एग्जांपल लिखे,
एंजाइम कैटेलाइज रिएक्शन, एंजाइम क्या होता है जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट करवा देता है, कैटेलिस्ट का काम करता है, ठीक है। सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट के अंदर चेंज करता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एमाइलेज का, नाम सुना होगा, एक एंजाइम होता है। इसके अलावा पेप्सिन होता है हमारे पास, है ना, माल्टोज होता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 2HCl बनाता है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद ब्रोमीन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये किसका एग्जाम्पल बन जाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है ना। अभी मैंने लिखा हुआ है जो इसका रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करे, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, R इजिकल्स टू K और A की पावर 0, A की पावर 0, तो R इजिकल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा, है ना। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो मैं एक रिएक्शन लेता हूँ और एक रिएक्शन लिखने के बाद मैं इसका एक डेरिवेशन करूंगा। ए से हमारे पास क्या बन रहा है, पी बन रहा है प्रोडक्ट। ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, और पी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। टी इजिकल्स टू 0 टाइम पे और टी इजिकल्स टू टी टाइम पे। इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। मैं मान लेता हूँ कि इसका कंसंट्रेशन ए है, यहाँ पे कितना है, ए है, और इसका इनिशियल कंसंट्रेशन 0 रहा होगा। ए था कंसंट्रेशन, तो कुछ ना कुछ इसका अमाउंट कम हुआ होगा, तो मैं क्या लिख दूं, ए माइनस एक्स। अगर इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो इसका 1 मोल फॉर्म होगा, तो इसका एक्स मोल कंज्यूम हुआ तो इसका एक्स मोल का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। बोलो आई बात समझ में या नहीं आई। अच्छा, अगर हमारे पास क्या, अगर हमारे पास इसका कंसंट्रेशन T इक्वल्स टू 0 टाइम पे कितना है, ए है यहाँ, तो इसको मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनिशियल लेवल पे अपन ने मान लिया इसको ए नोट, और जब हमारे पास एक्स अमाउंट इसमें से कम हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो इसका कंसंट्रेशन हो जाता है टी। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डेरिवेशन करने वाला हूँ, और डेरिवेशन कैसे करेंगे, जैसे मैं बोल देता हूँ कि रेट जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखते थे। अगर ए के लिए अपन रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते थे, माइनस डी ए बाय डी टी। टाइम के साथ चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ए का, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन अभी अपन ने लिखा है आर इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, के के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। सही बात है क्या, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं आर इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी, और ये किसके इक्वल है, के। इसको बोलते हैं अपन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसको अपन यहाँ पे बोलने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन अपन बोल देंगे। अब हमारे पास ये माइनस डी ए बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो के जैसे अगर हमारे पास इक्वल हो रहा है तो अपन क्या कर दें, चेंज अपन को निकालना है। चेंज निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, इंटीग्रेशन करके। तो क्या कर लोगे, माइनस डी ए बाय डी टी इजिकल्स टू के। अब क्या कर दूं मैं, इस डी टी को कहाँ पे ले जाऊं, इस साइड ले जाता हूँ, क्योंकि हमारे पास टी इजिकल्स टू 0 से हमारे पास टाइम कितना है, टी तक है। क्योंकि हमारे पास ए का कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ए नोट से ए टी तक जा रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ। तो माइनस डी ए और ये के डी टी। अब हमारे पास चेंज आ रहा है तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, ए नोट से ए टी तक आ रहा है, तो अब मैं इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करूँ, ए नोट और ये ए टी तक, ठीक है। ए नोट से ए टी तक अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी टी का कहाँ से कहाँ तक कर देंगे, टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी टाइम तक अपन कर देंगे। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो अपन ये क्या बन जाएगा, इसका ए ही बन जाएगा, क्योंकि स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज से अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो ए बन जाएगा। और यहाँ पे इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा दूं मैं, ए नोट से ए टी, और ये हमारे पास के, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, टी, और टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू टी टाइम तक, ठीक है। ये हमारे पास लिमिट थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी और ये 0। और इसका अगर मैंने इंटीग्रेशन करा हो, हमारे पास ये वैल्यू है, ये किस में आ रही थी, माइनस में, तो इसका लिमिट लगाएंगे अपन। तो लिमिट कैसे लगा देंगे अपन, इधर मैं लिख देता हूँ, इसका लिमिट लगाने के बाद क्या लिखेंगे, माइनस ए टी माइनस ए नोट बन जाएगा, सही है। ये इसका क्या बन जाएगा, लिमिट लगाने के बाद वैल्यू बन जाएगी। इसके अलावा आप क्या लिखूंगा मैं, के टी बन जाएगा, ये के टी क्यों बन जाएगा, क्योंकि 0 लगाएंगे लिमिट तो वो वापस 0 ही बन जाएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के टी इक्वल्स टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो लिखूंगा के टी इक्वल्स टू ए नोट माइनस ए टी। ये हमारे काम की इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के ऊपर कई सारे अभी न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है। तो ए नोट क्या है, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है जब टी इक्वल्स टू क्या है, 0 टाइम है।
टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए नोट क्या है, टी इज टू 0 पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये कौन सा है, टी इज टू टी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ए नोट और माइनस ए टी, मैंने यहाँ पे लिखा है तो ए नोट की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ ए, और ए टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, ए नोट माइनस एक्स। अच्छा, ए टी जो अमाउंट है ना वो है जो हमारे पास कंप्लीट कुछ ना कुछ अमाउंट खत्म होने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, के टी इज टू ए नोट कितना है अपने पास ए माइनस ए नोट माइनस एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ के टी इज टू एक्स, एक्स इज टू के टी या के टी इज टू एक्स, और एक्स के यहाँ पे क्या है टी इज टू टी टाइम पे हमारे पास ऐसा अमाउंट जो क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, या प्रोडक्ट रिएक्टेंट से क्या हो चुका है, कम हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। आई क्या बात समझ में सबको, तो ये हमारे काम की है इक्वेशन, और इस वाली इक्वेशन को अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन मिलती है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारे पास। अब मैंने आपके सामने लिखा है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है ना, हाफ लाइफ पीरियड वो होता है टाइम इन विच हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ऐसा टाइम जिसके अंदर रिएक्टेंट का क्या हो जाए, हाफ अमाउंट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको अपन बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, टाइम इज हाफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, हाफ लाइफ पीरियड बोल दिया। अगर मैं बोल दूं कि T3/4, T3/4 को अपन क्या बोलेंगे, ऐसा टाइम जिसके अंदर 3/4 रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो बचेगा कितना, 1/4। अगर मैं बोल दूं T7/8, तो 7/8 अमाउंट तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर, तो बचा लेफ्ट अमाउंट कितना बचेगा, 1/8 बचेगा। अगर मैं बोल दूं T15/16, तो 15/16 अमाउंट तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट के अंदर, और बचा हुआ अमाउंट या लेफ्ट अमाउंट कितना होगा, 1/16 होगा। सही है क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है टी हाफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज लेफ्ट। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं 3/4, तो 3/4 तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट के अंदर, तो बचा अब हमारे पास कितना, 1/4 लेफ्ट बचेगा, है ना, ये बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/4 लेफ्ट है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, अभी अपन ने लिखा ए नोट, इनिशियल लेवल पे अभी अपन ने देखा था कितना हो जाएगा ए नोट। फाइनल फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास कितना हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए 80 टी टाइम पे था, तो कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन मैंने बोला है कि अगर आप हाफ अमाउंट कन्वर्ट हो गया तो टी टाइम पे बचा कितना, ए नोट बाय 2, इनिशियल कितना था ए नोट, अब उसका कितना कन्वर्ट हुआ, हाफ कन्वर्ट हुआ, तो बचा कितना, ए नोट बाय 2। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन अगर अपन ने 1 देखा हो तो क्या लिखा था इक्वेशन, कि टी इज टू ए नोट माइनस ए टी, ए नोट 0 टाइम पे कंसंट्रेशन और टी टाइम पे कंसंट्रेशन, तो के टी इज टू इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमारे पास ए नोट ही रहने वाले, टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए नोट बाय 2 हो गया। तो अब हमारे पास क्या लिख सकता हूँ मैं, के टी इज टू, इधर हमारे पास 2 ए नोट और इधर ए नोट, तो कितना लिखूंगा, ए नोट लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, टी इज टू ए नोट बाय 2 के लिख सकता हूँ मैं, है ना, ए नोट बाय 2 के लिख सकता हूँ, और ये टाइम कौन सा चल रहा है, हाफ टाइम चल रहा है, तो टी हाफ, ये भी टी हाफ और ये टी हाफ या टी 50%। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन, टी हाफ लिख सकते हैं। तो टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास आ गया जब हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो, ए नोट हो, तो ये अपन को फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इज टू ए नोट बाय 2 के, और एक फॉर्मूला कौन सा वाला, के टी इज टू ए नोट माइनस ए टी वाला फॉर्मूला अपन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि 100% ही कन्वर्ट हो जाता है, अगर मैं ना बोल दूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि टी 100% में निकाल रहा हूँ, 100% का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा 100% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए 100% रिएक्टेंट, तो हमारे पास क्या लिखूंगा मैं, कि ए नोट हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन रहा होगा, और अब टी टाइम पे कुछ कंसंट्रेशन बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि सबका सब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, के टी इज टू ए नोट माइनस 80 को क्या लिख दूँ मैं, 0 लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या लिख देता हूँ 0, क्योंकि 80 अब कुछ टाइम पे टी टाइम पे कुछ बचने ही नहीं वाला, तो ये कितना हो जाएगा
जीरो। तो क्या लिखूँ मैं ये 100%, तो क्या किसके इक्वल हो जाएगा, टी 100% इज इक्वल टू ए नोट बाय के। और मैं बोल दूं कि टी 50% और टी 100%, 50 और 100% के बीच में रिलेशन क्या है, तो हमारे पास मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स किसका, टी 100% का, ऐसा लिख सकता हूँ, टी 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 50%, ऐसा लिख के आ सकते हैं अपन। तो ये दोनों इनके मिड में एक रिलेशन भी हो गया, टी 100% और टी 50% के मिड में रिलेशन भी हो गया, कि 2 टाइम्स होता है किसका, टी 50% का। आई क्या मेरी बात समझ में सबको? अब अपन देखने वाले हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या होता है और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। इसके अलावा अपन देखेंगे कि ग्राफ्स किस तरीके से अपने पास एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से अपन को ग्राफ को ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो पहले तो अपन ने लिखा यूनिट ऑफ के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यूनिट ऑफ के क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस एन और टाइम इनवर्स। तो एन की वैल्यू वहां पे कितना पुट कर देंगे, जीरो, तो मोल लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपन सीधा ग्राफ पे। तो ग्राफ जो हमको लिखा हुआ है ना, वो हमारे पास आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किस तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, जो इस तरफ लिखा होता है वो होता है y, और जो इस तरफ लिखा होता है वो होता है हमेशा x। हमें y इज टू एम एक्स प्लस सी पता होगा, लाइन की इक्वेशन होती है, तो उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए टी को किधर लेना है, y एक्सिस पे, टी को किधर लेना है, x एक्सिस पे। तो हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन थी जिसपे हमारे पास एटी और टी आ रहा था, बिल्कुल थी। कौन सी वाली इक्वेशन थी हमारे पास, के टी इक्वल टू ए नोट माइनस ए टी, यही थी हमारे पास इक्वेशन। अब टी आ रहा है लेफ्ट साइड और ये आ रहा है राइट साइड, तो इसको इधर लेकर आते हैं अपन। तो क्या लिखेंगे, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी और ये प्लस ए नोट, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास अब क्या, y, हमारे पास t क्या बन गया, x, और ये क्या बन गया हमारे पास m, और ये क्या बन गया हमारे पास c। ठीक है, तो x एक्सिस पे कौन आ जाएगा, t, y एक्सिस पे कौन आ जाएगा, at आ जाएगा। माइनस के क्या बन जाएगा, इसका स्लोप बन जाएगा, और a नोट क्या बन जाएगा, इसका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो मैं क्या करूँ, ग्राफ ऐसा ड्रॉ बनाऊं जैसा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कौन, 80, और ये आ जाएगा हमारे पास कौन यहाँ पे, t। इस तरीके से बना सकते हैं। अब उसने बोला है कि स्लोप कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो लाइन आनी चाहिए ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, है ना, डाउन आनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, और हमारे पास इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या आएगा, ए नोट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या है, ए नोट है, और स्लोप इसका क्या आ रहा है, माइनस के आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद मैंने बनाया है यहाँ पे क्या, एक्स वर्सेस टी के मिनट में अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अभी अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी क्या, x इज इक्वल टू के टी या के टी इज इक्वल टू एक्स, ऐसा लिखा था। तो इसके अंदर हमारे पास ये बन जाएगा, y एक्सिस पे आ जाएगा और ये आ जाएगा x एक्सिस पे। वापस ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा x एक्सिस पे x और t आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसके पास कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो हमारे पास क्या कर दूं, इसको जीरो कर दूं। स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, मतलब हमारे पास लाइन कैसे जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। पर यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट नहीं है, तो ये कहाँ से पास होना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या बन जाएगा हमारे पास, के बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, स्लोप पॉजिटिव बन जाएगा। इसके अलावा फिर अब हमारे पास आएंगे अपन टी हाफ वर्सेस ए नोट। क्या अभी अपन ने टी हाफ का फॉर्मूला लिखा था, तो क्या लिखा था, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k, ऐसा लिखा था। और यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो t हाफ है और a नोट बाय 2k है, तो ग्राफ वापस ड्रॉ करना है अपन को। तो t हाफ को कहाँ लेंगे, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे t हाफ आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, a नोट आ जाएगा। आई बात समझ में, 1/2k इसका क्या बनना चाहिए, स्लोप। ये तो बन जाएगा हमारे पास x, ये बन जाएगा y, तो 1/2k क्या बन जाएगा, इसका स्लोप बन जाएगा। और जीरो लिखा हुआ है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो ग्राफ के साथ कहाँ से जाना चाहिए, ओरिजिन से जाना चाहिए। तो इसका स्लोप मैं लिख सकता हूँ, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इसके इक्वल हो जाएगा 1/2k के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे इसके ग्राफ, बड़े सिंपल सिंपल से, जिसके अंदर आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, एक लाइन की इक्वेशन। उससे अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को, या हमारे पास जो भी इक्वेशन अपन को लिख के दी है उसको क्या कर सकते हैं, अपन रीअरेंज कर सकते हैं और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे। देन वहाँ पे y एक्सिस पे अपन को किसको लेना पड़ेगा, जो लेफ्ट साइड होगा, x एक्सिस पे अपन किसको लेंगे, जो राइट साइड में होगा। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ होगा वो स्लोप होगा, देन उसके बाद एक इंटरसेप्ट होगा जो y एक्सिस पे आएगा। ठीक है,